नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेईई एडवांस मैथमेटिक्स का एक वैसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वही इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो चलिए ऐसा एक कॉन्सेप्ट आज हम रिवील करते हैं, सीखते हैं, जिससे आपकी जो जेईई एडवांस की तैयारी है वो और अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से मैंने लिया है। तो जिनके पास ये बुक होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसमें जब आप जाएंगे, चैप्टर का नाम होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम जाएंगे, जेईई एडवांस का फेवरेट होता है मोर देन चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको हम देखेंगे और इसी के नीचे जो 33 है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को आप देखिए, आपको देख कर लगेगा सर ये तो लिमिट ऑफ सम वाला क्वेश्चन है, वैसा दिखेगा, पर याद रखिए यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है। तो यहाँ एक दो सीरीज का सम दिया हुआ है, Tn एक सीरीज है, दूसरा सीरीज है Sn, और फिर एक पर्टिकुलर डेटा है हाफ ln टू हाफ ln टू से इन सब के दोनों सीरीज का कंपैरिजन हो रहा है कि Tn ग्रेटर है या फिर Sn ग्रेटर है। जेईई एडवांस के अंदर सेम क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता सवाल पहले पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2008 पेपर 1 के अंदर वहाँ भी ऐसी दो सीरीज दे रखी थी और n की वैल्यूज 1 2 3 4 है, यहाँ भी n इन्फिनिटी नहीं था और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको तो आपको करना ही है एज ए होमवर्क। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर 2n से 3n - 1 है, यहाँ r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी जो अंदर एक्सप्रेशन है वो तो दोनों जगह सेम ही है। अब दिमाग में ये बात आ रही, हाफ ln टू कहाँ से आया है। तो पहले काम करते हैं, दोनों ही सीरीज़ में अगर हम देखें तो एक काम किया जाए। पहले वाली सीरीज़ के अंदर हमने ये बोला कि n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया जाता है और ये समेशन है 2n से लेके 3n - 1, क्योंकि एक टॉपिक है जो जेईई मेंस में तो नहीं है पर जेईई एडवांस में है, वो है सॉल्विंग लिमिट ऑफ सम यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर इस कंपैरिजन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी सीखेंगे। सो n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम ले लें तो यहाँ से जो r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है r की वैल्यू 2n, यहाँ पर बनेगा 3n - 1। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा कि पहले हमें r बाई एन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होता है, तो एन स्क्वायर वी आर टेकिंग एज कॉमन। हमने यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया। सो नाउ इट इज़ कमिंग एज n टेंस टू इन्फिनिटी, r का वैल्यू है 2n और यहाँ पर है 3n - 1। सो इट इज़ r बाई एन होल स्क्वायर प्लस 1, और ये r बाई एन ऊपर भी बन जाएगा और एक 1 बाई एन अपने पास एक्स्ट्रा रहेगा। r बाई एन स्क्वायर है तो एक r बाई एन यहाँ आ गया, एन स्क्वायर बन गया। तो आपको लिमिट ऑफ सम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम होगा क्या आगे किया जाता है कि हम यहाँ पर r बाई एन को रिप्लेस करते हैं x के साथ और जो 1 बाई एन है ये रिप्लेस हो जाता है dx के साथ, और लिमिट ऑफ सिग्मा वाला जो समेशन है वो चला जाता है इंटीग्रेशन की तरफ। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन विल कम एज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपने पास आता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्योंकि dx है तो x के हिसाब से होगी। x को हमने r बाई एन लिखा है, तो अगर हम लोअर लिमिट की बात करेंगे तो वो अपने पास से a आएगा, जो r मिनिमम होगा। मिनिमम कितना है, r मिनिमम, और n टेंस टू इन्फिनिटी है, इट इज़ 2n बाई एन, दैट इज़ कमिंग एज 2। वहीं पर अगर हम अपर लिमिट की बात करेंगे तो ये बनेगा आपके पास से r मैक्सिमम बाई एन एंड द मैक्सिमम इज 3n - 1। इसको आप डिवाइड करते हैं, डेटा आता है 3। तो 2 से 3 के बीच में आए तो ये इंटीग्रेशन यहाँ 2 से 3 के बीच में है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को अगर हम बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए क्या बात बनेगा। जैसा नीचे लिखा हुआ है वैसा ही उसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डेटा यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आएगा। इट इज़ हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ है 2 से 3, ये हाफ आपके पास से बनेगा। इट इज़ 9 + 1 विल बिकम 10 और यहाँ 4 + 1 विल बिकम 5। इट इज़ कमिंग एज हाफ ln 2।
तो आधा क्वेश्चन में अभी ये पता चला कि पूरा Sn और Tn का कंपैरिजन किससे हो रहा है, इसके इंटीग्रेशन से। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो आपको पता होगा जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है इट इज़ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पर अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन की इट इज़ द कंटिन्यूस समेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस समेशन तभी होगा जब उसके हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो इसका जो प्रूफ होता है एक्चुअली 1/n जो विड्थ होती है यहाँ पर इंटरवल dx एलिमेंट लेकर जो समेशन किया जाता है वहाँ से आता है। इसका प्रूफ जब आप देखोगे, मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों में अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दी जाए, चाहे ये वाला लिया जाए या ये वाला लिया जाए, फ़र्क किस बात का है? फ़र्क ये है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। यहाँ 2n है तो r/n है, 2n/n करेंगे 2 आएगा। यहाँ 3n - 1/n करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। यहाँ पर भी लोअर लिमिट 2n + 1/n करेंगे, ये भी 2 आएगा। और यहाँ 3n/n करेंगे, ये वाली वैल्यू भी 3 आएगी। तो लिमिट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इंटीग्रेशन में 2 से 3 ही आने वाला है। और ये डेटा आया हमारे पास से हाफ ln2 के बराबर। अंडरस्टूड। अब बात यह है कंपेयर करना कि कौन किससे बड़ा है। इसके लिए हमें करना होगा, ये जो हमारा फंक्शन है 2x 2 से 2 चला गया है, बेसिकली द फंक्शन इज x/x² + 1। इसका एनालिसिस करना है जब x की वैल्यूज 2 से लेके 3 के बीच में। इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन वाज कमिंग एज हाफ ln2 और जो फंक्शन हमारे पास आया है वो है x/x² + 1। ये फंक्शन है और x की जहां हम बात कर रहे हैं वो है 2 से लेके 3 के बीच में हम इसका डिस्कशन करना चाहते हैं। आगे की बढ़ने के पहले हमें इस फंक्शन का एनालिसिस करना है कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न का है या डिक्रीजिंग पैटर्न का है। सो आई एम राइटिंग दिस एज f' x² + 1 होल स्क्वायर, x² + 1 टाइम्स 1 माइनस आता है x आएगा और ये डेटा बनेगा 2x। इट इज़ 1 - x² + 1 होल स्क्वायर। हम जिस डेटा में बात कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर जो इनपुट हमें दिया है वो है 2 से 3। जब हम 2 से 3 में बात करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है आप देखिए यहाँ पर, ये तो हमेशा पॉजिटिव है बट दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। यानी फंक्शन किस नेचर का है? डिक्रीजिंग नेचर का है। फंक्शन जो है अपने पास f(x) इज अ डिक्रीजिंग नेचर, सो इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका फिर हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ डेटास की ज़रूरी है। डिक्रीजिंग है इफ़ x इज फ्रॉम 2 to 3। 2 डेटास निकाल देते हैं। f(2) का वैल्यू कितना आने वाला है? आपके पास से 2/5 आएगा और थोड़ा सा डेटा हम 3 पर भी इसका निकालते हैं, कंप्लीट डेटा। सो दिस विल कम एज 3/10। एक बार कंफर्म कर ले, 2 है, 4 + 1 इज 5 है, 3 रखा, 3² इज 9 + 1 इज 10। तो 2/5 है, 3/10 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो डिक्रीज हो गया है। बाकी क्या हो रहा है हमें पूरे ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। हमें 2 से 3 के बीच में देखना है कि ये डिक्रीज कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। ये डेटा है अपने पास से 2/5 एंड दिस इज 3/10। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या हमसे पूछा जा रहा है। अंदर वाला जो डेटा है दोनों जगह आप देखेंगे कि दोनों जगह ही सेम है। ये जो डेटा है ये दोनों जगह सेम है, r/r² + n², r/r² + n²। दोनों जगह डेटा कैसा लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। अब अगर हम इस फर्स्ट वाले को देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसकी डेटा बनाना चाहें तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो r की वैल्यू जब 1 रखी जाएगी तो आपको ये देखना है कि इस 1 से लेके 2 से लेके 3 तक के यहाँ पर n इक्वल पार्टीशन हो गए। कितने पार्टीशन हो गए? n इक्वल पार्टीशन हो गए। तो वो जो dx एलिमेंट हम लेते थे 1/n जो dx है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2n है r की वैल्यू पर। याद रखिएगा x क्या होता है? x होता है r/n। x क्या होता है? r/n और dx कितना है? 1/n। तो ये जो समेशन लिखा हुआ है, क्योंकि इनपुट तो सेम है, इसकी काउंटिंग चालू होगी 2n से। 2n, तो 2n यहाँ से अगर हम रख के देखेंगे 2n/n दैट विल बिकम 2। तो ये 2x की वैल्यू 2 लेगा, तो यहाँ पर हाइट इसकी 2 बनेगी। तो ये क्या बन रहा है इसको आप थोड़ा देखिए,
दिस इज सम ऑफ रेक्टेंगल्स। ये क्या बनने वाला है? इट इज द सम ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, तो ये क्या बन रहा था? r बाई एन। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हो गया एफ एक्स की हाइट, और फिर यह हाइट, और फिर नीचे आएगी विड्थ। विड्थ कितनी है? 1 बाई एन की। विड्थ कितनी है? 1 बाई एन की। तो ये जो समेशन हमारे पास लिखे जा रहे हैं, ये किस तरह से डिकोड हुए? r बाई एन है, और ये बनाया हमने, तो ये तो बन जाएगा y कोऑर्डिनेट जो हाइट आएगा, और ये है उसकी विड्थ। तो दिस इज सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। किसके बीच है? रेक्टेंगल्स का एरियाज का सम है। और उसमें अगर हम बात करें तो विड्थ तो सबकी 1 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन लेने वाले हैं। ये अगला वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? दिस इज 2 प्लस 1 बाई एन, और ये कितना बनेगा? दिस इज 2 प्लस 2 बाई एन। इन सब की जो विड्थ है जो हमने लिया है दैट इज 1 बाई एन 1 बाई एन। ठीक है, तो अब आप देखिएगा फर्स्ट वाला, ये जब आप बनाने जा रहे हो 1 बाई एन से मल्टीप्लाइड है, इसी को हम मॉडिफाई करके लिखने वाले हैं आर एन बाई होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाई एन। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया जाएगा, आर की वैल्यू 2n है, दैट इज x इक्वल टू 2। तो अगर x इक्वल टू 2 वाली हाइट अगर आप लोगे तो ये तो विड्थ हो गया है। ये अगर हाइट लेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल हमारा बनने वाला है, दिस वन द रेक्टेंगल। अब आप मुझे बताइए, ये जो ग्राफ है हाफ ln2 क्या है? इसका अंडर द कर्व वाला पूरा ग्राफ है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? हाफ ln2। तो ये जो रेड वाला हाइट अभी हमने लिया, अभी हम आगे जाएंगे, r की वैल्यू क्या बनेगी? 2n से अगला वाला नंबर क्या होगा? 2n प्लस 1। r का अगला वैल्यू बनेगा 2n प्लस 1। नेक्स्ट वैल्यू पर ये n से डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 बाई एन। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल की हाइट अगली ली जाएगी 2 प्लस 1 बाई एन। तो अगला वाला हाइट ये वाला पिक किया जाएगा। ये एक रेक्टेंगल आया। तो आप देख पाएंगे कि ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसके अंदर आने वाला है जब इस रेक्टेंगल का सम बनेगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो वी विल गेट दिस रेक्टेंगल सम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन तो इस कर्व के नीचे का एरिया बनेगा, पॉजिटिव ग्राफ है, पर ये छोटा छोटा जो पोर्शन आ रहा है इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। सो टीएन की जो वैल्यू है इस इंटीग्रेशन से ज़्यादा आ जाएगी। टीएन की जो वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन से ज़्यादा आ जाएगी। आपको एक्स्ट्रा मार्क दिख रहा होगा जो ग्राफ के ऊपर जा रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम एस एन की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ भी सेम कहानी है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। बात यह है कि कौन सी वॉल ली गई है रेक्टेंगल की हाइट के लिए। यहाँ 2n था, यानी x इक्वल टू 2 से शुरू हुआ था। यहाँ देखिए आप 2n प्लस 1 है। जो पहला रेक्टेंगल लिया गया है, विड्थ सबकी कांस्टेंट है 1 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन। अब बात हाइट की है, जब हम इससे काउंट करेंगे रेक्टेंगल्स को, उसकी हम बात करते हैं। एक बात और आप गौर कर सकते हैं, 2n से 3n माइनस 1 तक कितने आपके पास से टर्म्स लिखे हुए हैं? 2n से लेके 3n माइनस 1 तक हमारे पास n टर्म्स हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1, ये 2n प्लस 1 है, और 3n को भी लिख सकते हैं हम 2n प्लस n। ये भी n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है, दोनों ही अपने पास n टर्म्स के समेशन लिखे गए हैं। कितने टर्म्स के समेशन है? n टर्म्स के समेशन है। तो मैंने n रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम लिखा हुआ है। ये स्टार्ट हो रहा है 2n से, जब r की वैल्यू हो, यानी x इक्वल टू 2 से ये शुरू हो रहा है, ये वाली हाइट है। ये कौन सा रेक्टेंगल कर्व बन रहा है, इसको अब हम देखते हैं। r की वैल्यू 2n प्लस 1 अगर ली जाएगी, तो इसके लिए फर्स्ट वॉल जो लिया जाएगा रेक्टेंगल की, जो पहले वाले रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 2n प्लस 1 है। अब आप, क्योंकि ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो आप इसके अंदर देखिएगा, मैं इसके अंदर कलर पिक करता हूँ, येलो वाला पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर विड्थ तो सबकी 1 बाई एन है। ये कौन से रेक्टेंगल्स हैं? 2n प्लस 1 से जाएगा, यानी ये वाली आपको हाइट लेनी है, तो ये 2 है, 2n प्लस 1 लेंगे तो ये वाला हाइट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला रेक्टेंगल बनेगा इस ग्राफ के नीचे है, ग्राफ यहाँ पर है, तो इसमें एक छोटा पोर्शन ये है जो कम आएगा। सेकेंड वाले टर्म क्या बनेगी? 2n प्लस 2 बनेगा, दैट इज 2n प्लस 2 बाय n। वो आपके पास से 2 प्लस 2 बाई एन बनेगा, यानी जो सेकंड रेक्टेंगल बनेगा वो हाइट 2n प्लस 1 बाई एन नहीं, 2n प्लस 2 लेगा। तो ये वाला रेक्टेंगल आपके पास से बनेगा। तो आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? इसके अंदर जो रीजन छूट गया है,
इसके अंदर ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो जो अपने पास से SN आने वाला है उसका जो समेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर n इन्फिनिटी नहीं है तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन वाला जो रीज़न है उससे कम आएगी। बात आई समझ में? तो ये हो रहा है कि जब ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज करता है और आप अगर ये वाला रेक्टेंगल लेंगे तो ये पोर्शन कम आता है, वहीं पर अगर हम बड़ी वाली हाइट ले लेते हैं तो फिर ये वाला रेक्टेंगल बनता है, उसमें ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ये आपको सीखना होगा। तो हमने क्या देखा, जब हमने अगली वाली हाइट को पिक किया उससे जो सम बन रहा है उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन से जो एरिया आ रहा था उससे कम होगी। सो वी विल मार्क बी एज एन ऑप्शन। कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? तो ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि फंक्शन का नेचर क्या है। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग होगा तो ऐसे होगा, जैसे जैसे हमने मूव फॉरवर्ड उसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह फंक्शन इंक्रीजिंग अगर होता तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट वाली जो हाइट है उससे बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग नेचर का होता, जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट आता उससे हाइट ज़्यादा आती, उससे बड़े रेक्टेंगल्स का कंस्ट्रक्शन होता। तो करेक्ट आंसर इज ए बी। अब ये जो आपने सुना, समझने के लिए इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। और जेईई एडवांस में जो पूछा गया है 2008 का ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आंसर भी मैंने इसके अंदर मार्क कर दिया है ताकि हम वो सोच सकें जो जेईई एडवांस के टीचर्स, जो एग्ज़ाम सेटर्स हैं, जो किस तरह से पेपर बनाते हैं। काफ़ी टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, पर मैं हमेशा इस क्वेश्चन को टॉपर्स को करवाते हैं। आप भी सीखिए, इसमें जो आपकी लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज़ कीजिए। आंसर्स आपको पता है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। आर बाई यहाँ पर देखिए वेरिएबल आर की जगह के है तो के बाई एन बना के एक्स बनाइएगा। तो लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन से जब आप k टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे होंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे होंगे, तो आपके पास एक इंटीग्रेशन आएगा जो तो सेम ही है। फिर आपको कंपैरिजन करना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ k1 से शुरू हो रहा है, यहाँ k0 से शुरू हो रहा है। तो आप बस इसका एनालिसिस कीजिएगा और आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ढेर सारे सवाल करने के लिए जो मेरे मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज हैं, नॉट ओनली फॉर अलजेब्रा, फिजिक्स, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, या वेक्टर 3D की बात करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब आपको देखने को, ये पियर्सन की जो बुक्स हैं इनमें आपको ढेर सारे सवाल करने को मिलेंगे। उससे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, @ओम सर से आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, और ढेर सारी जो मैथमेटिक्स के अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे मेरे कोर्सेज़ के बारे में अगर आपको सीखना है, पढ़ना है, लाइव मेरी क्लासेस करनी है तो फिर आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपलिफ्ट जेईई, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, जहाँ पे आपकी जो मैथमेटिक्स की जर्नी है उसको इम्प्रूव करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।